हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारे पाठ्य पुस्तक का जो 4th चैप्टर है अर्धनारीश्वर, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग को ये फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देने के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ में इसका सभी चैप्टर का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसके पीछे की वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज के प्लेलिस्ट से इसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखेंगे। जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सार्थकता है। ठीक है, अर्धनारीश्वर जो कि शिव और पार्वती का कल्पित रूप है, उसकी कल्पना क्यों की गई होगी और आज इसकी सार्थकता क्या है। तो इसका उत्तर देखेंगे। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। आप याद रखिएगा, अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? शिव और पार्वती का, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। ठीक है, पुरुष शंकर भगवान का पुरुष से प्रदर्शित किया गया है और आधा अंग जो स्त्री का है वो पार्वती से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने के लिए, समन्वय अर्थात तालमेल, ठीक है, दिखाने के लिए की गई होगी। वर्तमान युग में भी, अब इसकी हम सार्थकता देख लेते हैं। वर्तमान युग में भी अर्धनारीश्वर की सार्थकता है, नर और नारी एक दूसरे के पूरक है। नर और नारी एक दूसरे के क्या है? पूरक है। नर के बिना नारी है अधूरी है और नारी के बिना नर भी अधूरे हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे वे दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। एक के बिना हम दूसरे का कार्य अधूरा है। आज नर नारी समान रूप से मिलजुल कर परिवार, समाज एवं देश को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आज के युग में भी अर्धनारीश्वर का जो सार्थकता है उसको स्पष्ट किया जा रहा है। अतः अर्धनारीश्वर की कल्पना आज कहीं ज़्यादा सार्थक है। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर की जो सार्थकता को इसमें स्पष्ट किया गया है इस क्वेश्चन में। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग क्या है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग 2 शब्द आए हैं इसमें। तो देखते हैं हम अपना आंसर। प्रवृत्ति मार्ग पहला है जीवन यापन का वह प्रकार। ठीक है, जीवन यापन हमें जो जीवन जीने की जो शैली है उसका वह प्रकार जिसमें मनुष्य सांसारिक कार्यों और बंधनों में पड़ा रहकर दिन बिताता है। ठीक है, तथा गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है। जो मनुष्य गृहस्थ जीवन में अपना समय बिताता है उसको क्या कहा जाएगा? प्रवृत्ति मार्ग। ठीक है, जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार कर उसी मार्ग पर चलता है, जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करता है वो कौन से हो जाएंगे? प्रवृत्ति मार्ग। तो निवृत्ति मार्ग देखते हैं। जीवन यापन का वह प्रकार जिसमें मनुष्य सांसारिक बंधनों में नहीं रहता है। ठीक है, प्रवृत्ति मार्ग में क्या रहता है? मनुष्य सांसारिक बंधनों में रहता है, जबकि निवृत्ति मार्ग में मनुष्य सांसारिक बंधनों में नहीं बंधता है तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करता है। ठीक है, इसका एकदम ओपोजिट है। तो याद रखिएगा, प्रवृत्ति मार्ग में क्या होता है? मनुष्य गृहस्थ जीवन में रहता है। ठीक है, तथा सांसारिक बंधनों में बंधा रहता है, जबकि निवृत्ति मार्ग में जीवन यापन का वह यह प्रकार है जिसमें मनुष्य सांसारिक बंधनों में नहीं रहता है तथा गृहस्थ जीवन को अस्वीकार करता है। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 3rd क्वेश्चन है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा। ठीक है, बुद्ध ने आनंद से क्या कहा? तो देखेंगे, बुद्ध निर्वृत्त मार्गी थे, अर्थात बुद्ध जो थे वो सांसारिक बंधनों में नहीं थे और पारिवारिक जीवन में वो नहीं थे। ठीक है, निर्वृत्त मार्गी, अभी हम उन लोगों के पीछे देखा है निर्वृत्त मार्ग का अर्थ।
तो उनके अनुसार, किनके अनुसार? बुद्ध के अनुसार गृहस्थ जीवन मुक्ति मार्ग में बाधक होता है। ठीक है, मुक्ति मार्ग में क्या होता है? गृहस्थ जीवन बाधक होता है, उसे रोकता है। एक दिन बुद्ध ने थोड़ा पछताकर आयुष्मान आनंद से कहा कि आनंद, ठीक है, आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था, अर्थात 5000 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल कितने वर्ष तक चलेगा? बस 500 वर्ष तक चलेगा। क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो क्योंकि नारियों को मैंने कौन सा अधिकार दे दिया है? विष्णु होने का अधिकार दे दिया है। ठीक है, तो बुद्ध ने किसे दे दिया था विष्णु होने का अधिकार? नारियों को। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि बुद्ध ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया था? तो भिक्षुणी होने का। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है ये याद रखिएगा, किंतु पहले कितने वर्ष तक चलने वाला था? 5000 वर्ष, और अब कितने वर्ष तक चलेगा? 500 वर्ष। ठीक है, तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई? ठीक है, इसमें पूछ रहा है कि नारी की जो पराधीनता है, नारी पराधीन मतलब दूसरों के अधीन, पुरुषों के अधीन जो रहती है, वो कब से आरंभ हुआ? तो देखेंगे यहाँ पे हम आंसर, रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार। ठीक है, इसके जो लेखक है उनके अनुसार नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया। ठीक है, कृषि का जो आविष्कार हुआ तो उसमें क्या हुआ? पुरुष घर के बाहर रहने लगे खेतों के कार्यों से, कृषि के कार्यों से, और महिलाएं क्या होने लगी? घर में रहने लगी। तो इस कारण क्या हो गए? स्त्री जो हो पुरुष पे अधीन रहने लगी, पुरुष के अधीन रहने लगी। तो स्त्री, नारी क्या हो गई? पराधीनता के अधिकार में चली गई। यहाँ पे देखेंगे, और पुरुष घर के बाहर रहने लगा। नारी की पराधीनता का यह क्या है? एक संक्षिप्त इतिहास है। चूंकि यह 2 अंक स्तरीय हमारा प्रश्न है तो इतना ही लिखना बनता है। ठीक है, इसके उपलक्ष्य में आप समझ सकते हैं कि जब कृषि का विकास हुआ तो क्या हुआ? पुरुष जो थे वो कृषि कार्यों से बाहर रहने लगे घर के, और महिलाएं घर में रहने लगी। तो इस प्रकार वो क्या हो गई? पुरुषों के अधीन हो गई। 5 नंबर क्वेश्चन है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? ठीक है, स्त्री को क्या कहा गया है? अहेरिन, नागिन और जादूगरनी। अहेरिन अर्थात क्या होता है? शिकारिन। ठीक है, अहेरिन अर्थात क्या होता है? शिकारिन। शिकारी का जो फेमिनिन है, स्त्रीलिंग, वो शिकारिन होता है, तो जो शिकार करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे स्त्री को क्या कहा जाता है? अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मंशा होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। अंग्रेजी लेखक बर्नार्ड शॉ, ठीक है, ये कौन से हैं? बर्नार्ड शॉ, ये अंग्रेजी लेखक है, इंग्लैंड के रहने वाले, इंग्लिश राइटर भी ने कहा जाता है, ने नारी को अहेरिन कहा है। ठीक है, अहेरिन अर्थात क्या कहा है? शिकारिन कहा है। कुछ तो उनका कहना है कि नारी जो है अहेरिन है, वो पुरुष का शिकार करती है। नर अहेर है और नारी को उन्होंने अहेरिन से संबोधित किया है। कुछ कवि तो बहुत नीचे के स्तर पर आकर नारी को नागिन तथा जादूगरनी की भी संज्ञा दी है। ठीक है, नारी को जादूगरनी और नागिन भी कहा गया है। नारियों के बारे में ऐसा कहना उचित नहीं है, ये हमारे मत से कि नारी को ऐसा कहना उचित नहीं है। बर्नार्ड शॉ कहाँ के थे? पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे, वे इंग्लैंड के रहने वाले थे। पश्चिमी सभ्यता ने नारी को उपभोग की वस्तु मान लिया है। ठीक है, उपभोग अर्थात यूज, तो उपभोग की वस्तु मान लिया है, लेकिन यह सर्वथा अनुचित है। ठीक है, वास्तव में विकार नर तथा नारी दोनों में मौजूद रहता है। गुण और अवगुण जो है वो नर तथा नारी दोनों में है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को देखें, जो कि 2 अंक स्तरीय ही है। तो यहाँ भी है, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? ठीक है, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वो भी नारी का भी कर्म क्षेत्र है। कैसे? तो यहाँ पे हम देखेंगे, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा अर्धनारीश्वर निबंध में नर नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला गया है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वो नर तथा नारी, अर्धनारीश्वर जो है ये किसका रूप है? शिव और पार्वती का कल्पित रूप है। ठीक है, दोनों का रूप है। अर्धनारीश्वर किनका रूप है? शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का रूप है। तो इसमें नर तथा नारी दोनों हैं।
ठीक है। तो उन्होंने इस निबंध के माध्यम से नर तथा नारी दोनों के महत्व पर समान प्रकाश डाला है। ठीक है, उनके अनुसार नर नारी एक दूसरे के क्या है, पूरक है। नर में नारीत्व का गुण एवं नारी में पौरुष का गुण सहज ही स्पष्ट दिखलाई पड़ता है। ठीक है, नर में किसका गुण, नारी का गुण, और नारी में नर का गुण। नारी केवल नर को रिझाने अथवा प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है। ठीक है, जबकि जीवन यज्ञ में भी उसका अपना हिस्सा है, उसका अपना योगदान है। ठीक है, उनका अपना हक है कि वो खुद करे, कुछ पराधीन नहीं रहे। तो यहाँ पे जो इनके महत्व पे प्रकाश डाला गया है। ठीक है, कि जीवन यज्ञ में उनका भी एक हिस्सा है, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र है वो नारी का भी कर्म क्षेत्र है। तो यहाँ पे हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय, ठीक है, 2 अंक स्तरीय 6 प्रश्नों को देखा, जो कि आपके एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर से आया तो 2 अंक स्तरीय में वो प्रश्न आने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो अब हम लोग 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए, सप्रसंग व्याख्या करें, 4 अंक स्तरीय क्वेश्चन में आपको आता है सप्रसंग व्याख्या करें या अभिप्राय स्पष्ट करें। तो देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका उत्तर। याद रखिएगा, अगर आपको सप्रसंग व्याख्या करे दे तो आपको आपका जो लिखने का जो तरीका होना चाहिए, पहले किस चैप्टर से लिया गया है या इसके लेखक कौन है, फिर बताएंगे इस किस चैप्टर से लिया गया है, फिर उसके द्वारा लेखक क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर निबंध से लिया गया है। ठीक है, किसके द्वारा रचित है ये, रामधारी सिंह दिनकर, और किस निबंध से लिया गया है, तो अर्धनारीश्वर से लिया गया है। ठीक है, अर्धनारीश्वर क्या है, कि निबंध है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, ठीक है, रचित अर्धनारीश्वर निबंध से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्ति, ये जो पंक्ति है, इसके माध्यम से लेखक ने नारी की पराधीनता पर चिंता जताई है। आज जो नारी है वो क्या है, पुरुषों के अधीन है। इसमें भी लिखा गया इस चैप्टर में नारी क्या है, पुरुषों के अधीन है। तो उस पर चिंता जताया है किसने, रामधारी सिंह दिनकर ने। तो चलिए निबंधकार के अनुसार, निबंधकार क्या कहना चाहते हैं। निबंधकार के अनुसार कृषि के आविष्कार ने नारी को दुर्बल बना दिया, नारी पुरुष के अधीन रहने लगी। तो क्यों रहने लगी, क्योंकि कृषि का जो आविष्कार हुआ उसमें क्या हुआ, पुरुष घर के बाहर जाने लगे कृषि कार्य करने के लिए, और महिलाएं क्या होने लगी, घर पर रहने लगी। ठीक है, तो इस कारण क्या हो गई, नारी जो हो गई वो पुरुष के अधीन हो गई। जिस प्रकार लता अपने अस्तित्व के लिए किस चीज़ पर निर्भर रहती है, वृक्ष पर। लता खुद से खड़ी नहीं रहती। आप लोग देख सकते हैं कि लता का खुद अपना जो होता है वजूद वो नहीं होता, वो पुरुष वृक्ष पर ही निर्भर रहती है। तो देखेंगे उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर रहने लगी। जिस प्रकार वृक्ष पर क्या निर्भर रहता है, लता, ठीक है, लता निर्भर रहती है, उसी प्रकार पत्नी अपने पति पर निर्भर रहने लगी। कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। आज नारी पराधीनता के कारण अपना अस्तित्व खोती जा रही है। अपना पराधीनता के कारण अस्तित्व वो पुरुष के अधीन है। ठीक है, इसी प्रकार इस कारण ही वो अपना अस्तित्व खोती जा रही है। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये भी सप्रसंग व्याख्या करें या प्रसंग स्पष्ट करें। ठीक है, ये भी 4 अंक स्तरीय ही है। तो चलिए इसका ये क्वेश्चन देखते हैं। जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, ये भी इस निबंध की ही पंक्ति है, और इस निबंध के एक पंक्ति के माध्यम से लेखक क्या कहना चाह रहे हैं उसे हम देखेंगे। देखिए इसका उत्तर, प्रस्तुत पंक्ति राष्ट्रकवि को किस दिनकर जी को किस चीज़ की उपाधि दी गई थी, राष्ट्रकवि की उपाधि दी गई थी। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो दिनकर द्वारा रचित अर्धनारीश्वर निबंध से लिया गया है। किस निबंध से लिया गया है, ये अर्धनारीश्वर। ठीक है, और राष्ट्रकवि दिनकर द्वारा रचित है ये। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने नारीत्व के महत्व पर प्रकाश डाला है। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से नर और नारी को समान बताया गया है, एक दूसरे का पूरक बताया है कि नर और नारी क्या है, एक दूसरे के पूरक है। दिनकर जी के अनुसार जिस पुरुष में नारीत्व नहीं
वह अपूर्ण है, ठीक है। जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं, नारीत्व नहीं, वह क्या है, अपूर्ण है, वह पूरा नहीं है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस चीज़ की साधना की थी, नारीत्व की साधना की थी। प्रेमचंद के अनुसार जिस पुरुष में नारी का गुण है वह देवता है, ठीक है। जिस पुरुष में नारी का गुण है वह क्या है, देवता बन जाता है। आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव में देखा होगा कि जिस पुरुष में नारी का गुण आ जाए वो क्या हो जाता है, देवता हो जाता है। तो दया, माया, सहिष्णुता, ये क्या है, स्त्री के गुण हैं, ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें जो कि 5 अंक स्तरीय है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। हमेशा 5 अंक स्तरीय में पूछा जाता है, आपसे किसी भी चैप्टर का सारांश पूछ देगा, ठीक है। तो देखते हैं, अर्धनारीश्वर निबंध में दिनकर जी के व्यक्त विचारों के सार प्रस्तुत करें, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है या अर्धनारीश्वर का सारांश लिखे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का आंसर जो होगा यही होगा, क्योंकि इस चैप्टर में दिनकर जी के विचार को ही लिखा गया है और एक प्रकार से ये चैप्टर का सारांश भी होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार कौन है, रामधारी से दिनकर है। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है, शिव और पार्वती का। तो अर्धनारीश्वर पाठ के निबंधकार कौन है, रामधारी से दिनकर है। दिनकर जी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। किनका रूप है, शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। जिसका आधा अंग पुरुष, जिसका आधा अंग पुरुष का है और आधा अंग किस चीज़ का है, स्त्री का है, ठीक है। शिव जो है वो पुरुष का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और यहाँ पर जो पार्वती है वो महिला का, ठीक है, महिला का प्रतिनिधित्व कर रही है, नारी का, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। निबंधकार का कहना है कि नारी तथा पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है, ठीक है। अगर उनमें गुण है तो दोनों में गुण है और विकार दोनों में, नर तथा नारी दोनों में विकार हो सकते हैं और गुण है दोनों में हो सकता है, नर तथा नारी दोनों में। तो निबंधकार का जो कहना है कि नारी तथा पुरुष गुणों की दृष्टि से समान है। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, ठीक है। जब कृषि का आविष्कार हुआ तो जो पुरुष है वो कृषि के कार्य से कहाँ रहने लगे, घर के बाहर रहने लगे, और महिलाएं घर के अंदर का काम संभालने लगी। तो महिलाएं जो है वो क्या हो गई, पराधीन हो गई, इसी वजह से कि क्या हुआ, कृषि का आविष्कार हुआ। तो इस वजह से पुरुष घर के बाहर रहने लगे और महिलाएं घर पे रहने लगी। इसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगे, ठीक है। नारी पराधीन हो गई। पराधीन मतलब पर मतलब दूसरा और अधीन, ठीक है। पराधीन का जो ये होता है, संधि विच्छेद करे तो क्या होता है, पर अधीन, ठीक है, दूसरों के अधीन, दूसरों के अधीन रहना, दूसरों के अंदर रहना। तो नारी क्या हो गई, नारी पराधीन हो गई। इस पराधीनता के कारण नारी के सामने अस्तित्व का संकट आ गया है, ठीक है। नारी अभी क्या है, अपना अस्तित्व खोती जा रही है पराधीनता के कारण। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अपमान जितने भी है सब पुरुष पर निर्भर रहने लगे। क्या, सुख दुख प्रतिष्ठा अपमान जितने भी है सब किस पर रहने लगे, पुरुष पर, क्योंकि वो पुरुष के पराधीन है। बुद्ध, महावीर, यहाँ कुछ संत के नाम दिए गए हैं, बुद्ध, महावीर, कबीर, रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, ठीक है, जैसे संतों कवियों, ये सब कवि है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद ने नारी के विषय में अपने अपने विभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, ठीक है। सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं नर और नारी के बारे में। तो यहाँ पे हम देखेंगे दिनकर जी के विचार से नर तथा नारी एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, जिन्होंने उसे अर्धनारीश्वर कहा है, पुरुष ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप, ठीक है। प्रत्येक पुरुष में नारी के गुण पाए जाते हैं। नारी केवल नर को रिझाने अथवा उसे प्रेरणा देने के लिए नहीं बनी है, जबकि जीवन में उसका भी एक अहम हिस्सा है, ठीक है, उसका भी अपना योगदान है। नर तथा नारी का क्या है, कर्म क्षेत्र एक ही है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। बापू मेरी माँ नामक पुस्तक गांधी जी की पोती द्वारा लिखी गई है, ठीक है। इसमें सभी ने अपने अपने विचार दिए हैं नारी के बारे में। बर्नार्ड शो का कहना है कि नारी क्या है, नारी अहेरिन है। उन्होंने नर को अहेर और नारी को अहेरिन कहा है, जबकि प्रेमचंद का विचार है
कि जब पुरुष नारी के गुण ले लेता है तो वह क्या बन जाता है, देवता, जबकि नारी जो है वो पुरुष का गुण ले लेती है तो क्या बन जाती है, राक्षसी बन जाती है। तो ये सभी विचार संतों और कवियों द्वारा दिए गए हैं। वास्तव में दया, माया, सहिष्णुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, स्त्री के गुण है, ठीक है, दया, माया, सहिष्णुता। नारी साहस एवं शूरता का प्रतिनिधित्व भी करती है, ठीक है, नारी साहसी होती है, वो साहस और शूरता का प्रतिनिधित्व भी करती है, वीरता। अतः वास्तव में दया, माया, सहिष्णुता ये क्या है, स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, स्त्री के गुण कहे जाते हैं। नारी साहस एवं शूरता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, वीरता। अतः रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया यह निबंध नारी के महत्व को प्रदर्शित करता है। नर तथा नारी के समान महत्व पर प्रकाश डाला गया है इस चैप्टर में, ठीक है। इसलिए चैप्टर का शीर्षक जो है वो अर्धनारीश्वर दिया गया है। तो आज हम लोगों ने 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को देखा, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको अगर इसका PDF चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेस से इसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।